आज मैं आपको सुनाऊंगा व्यापारी के पुत्र की एक मजेदार स्टोरी। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक ही श्लोक लिखा हुआ था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य ही मिलकर ही रहती है। उस वस्तु की प्राप्ति को स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। अतएव मैं किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न ही किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य होता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें कभी नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। उस पुस्तक को देखकर सागर दत्त ने अपने पुत्र से पूछा, तुमने इस पुस्तक को कितने में खरीदा है? पुत्र ने जवाब दिया, पिताश्री, 100 रुपए में मैंने ये पुस्तक ली है। सागर दत्त अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर बहुत क्रोधित हो गया और क्रोधवश कहने लगा, अरे मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपए में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अपने घर में कदापि नहीं रख सकता, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल गया और वह एक नगर में पहुंचा, जहां लोग जब भी उसका नाम पूछते तो वह हमेशा अपना नाम प्रातव्य अर्थ ही बतलाता है। इस प्रकार वह प्रातव्य अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों के बाद उस नगर में एक उत्सव का आयोजन हुआ। उस उत्सव में नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने आई थी। इस प्रकार जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्टि में आ गया। वह उस राजकुमार पर अति मुग्ध हो गई और अपनी सहेली से कहने लगी, सखी, जिस प्रकार भी हो सके उस राजकुमार से मेरा समागम कराने का प्रयत्न करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे कही, मुझे राजकुमारी चंद्रवती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई है। आप शीघ्र ही उनके पास न गए तो मरने के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाएगा। इस पर उस राजकुमार ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार पहुंचूं? राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में चमड़े की एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच जाएंगे। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली वापस लौट आई और राजकुमार रात्रि आगमन की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर राजकुमार ने उस राजकुमारी के कक्ष में जाने से स्थगित कर दिया। संयोग की बात है कि व्यापारी का पुत्र प्रातव्य अर्थ उधर से गुजर रहा था। तभी उसने उस रस्सी को लटकी हुई देखा तो वह उस पर चढ़ गया और राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने भी उसको राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया। उसको स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के पकवान भी खिलाया और अपने शैया पर बिठाकर उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी। व्यापारी पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही प्रसन्न होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद भी व्यापारी का पुत्र कुछ नहीं बोलता है। वह काफी शांत बैठा रहता है। इस पर राजकुमारी कहती है, आप मुझसे बातें क्यों नहीं करते? क्या बात है? तब व्यापारी का पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्त तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। ये सुनकर राजकन्या को संदेह हुआ कि यह कोई दूसरा है। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। वह व्यापारी का पुत्र वहां से निकलकर एक मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग की बात है कि नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन है? व्यापारी पुत्र ने कहा, मनुष्य अपने प्राप्त व्यर्थ को ही प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, ये तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। व्यापारी पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अर्धनिद्रा होने के कारण भूल से वह उस स्थान पर न जाकर किसी अन्य स्थान पर जा पहुंचा।
उस नगर रक्षक की कन्या विनयवती भी किसी पुरुष के प्रेम में थी। उसने उस स्थान पर आने का अपने प्रेमी को संकेत दिया हुआ था, जहाँ की प्रार्थव्य अर्थ आ पहुँचा। विनयवती वहाँ बैठी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। उसको आते देखकर विनयवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है। वह प्रसन्न होकर उसको अपने पास बुलाकर बैठने को कही और उनसे बातें करने लगी, मगर व्यापारी पुत्र चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखकर विनयवती बोली, क्या बात है, आप अब भी मुझसे निश्चिंत होकर बातें नहीं कर रहे हैं? व्यापारी पुत्र ने वही वाक्य दोबारा दोहराया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनयवती समझ गई कि बिना विचारे करने का उसको यह फल मिल रहा है। उसने शीघ्र ही उस व्यापारी पुत्र को अपने घर से बाहर जाने को कहा। अब व्यापारी पुत्र एक बार फिर रास्ते पर आ गया। तभी सामने से आती हुई एक बारात दिखाई दी। वरकीर्ति नामक वर धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वह भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार किया गया। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धजकर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली वहां रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा छड़ी लेकर हाथी से लड़ने लगा। छड़ी की चोट से भयभीत होकर वह हाथी सहसा वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वरकीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौट गए, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी वधू किसी अन्य नौजवान के साथ खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। ये देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से कहने लगा, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था। अभी वापस लौटा हूँ। उसके बाद सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। जैसे ही प्रातः काल हुआ, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी वहां पहुंच गई। विनयवती ने सुना तो वह भी पहुंच गई। स्वयं राजा भी इस विवाद की बातें सुनकर वहां पर पहुंच गया। उसने व्यापारी पुत्र से कहा, हे युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। व्यापारी पुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बातें सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब विनयवती भी कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। ये सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। राजा के लिए ये सब एक पहेली सा बन गया। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने सब कन्याओं से बारी बारी से सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया और उसने अपनी कन्या को संपूर्ण विधि विधान से अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदर पूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकारा। इस प्रकार उसने उस व्यापारी पुत्र को युवराज पद पर भी प्रतिष्ठित कर दिया। नगर रक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या विनयवती को उस व्यापारी पुत्र को सौंप दिया और सेठ जी ने भी अपनी पुत्री का हाथ उस व्यापारी पुत्र के हाथों थमाकर सौंप दिया। तीनों कन्याओं से विवाह करके व्यापारी पुत्र आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार वालों को भी बुला लिया। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।